गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम दो लॉ पढ़ भी चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले एक एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जाम्पल देख के फिर आप इसको डिफाइन कर पाओगे अच्छे से। जैसे सपोज ये आपके दो एलिमेंट्स हैं, सपोज देयर आर टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। तो जब ये कोई दो एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये दो कंपाउंड्स बनाएं, दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। सपोज व्हेन दीज टू एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, जब ये दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे, सपोज द कंपाउंड्स फॉर्म आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो दो कंपाउंड बने हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन इसमें भी है, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें भी है। तो इन दो कंपाउंड्स में हम क्या देखेंगे, मास की रेशियो देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स की। इन दो एलिमेंट्स की इस कंपाउंड में मास की क्या रेशियो है, इस कंपाउंड में इन दो एलिमेंट्स की मास की क्या रेशियो है। आप देखोगे कि कार्बन का मास नंबर कितना होता है बेटा, कार्बन का मास नंबर है 12 और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16। तो आप देखोगे यहाँ मास की जो रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 12:16। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड के अंदर 12 हिस्से मास के कार्बन के हैं और 16 हिस्से मास के ऑक्सीजन के हैं। इस कंपाउंड में आप देखोगे कि कार्बन का मास नंबर बेटा 12 है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। तो अगर ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मास नंबर 32। कितने एटम्स के लिए, दो ऑक्सीजन के एटम्स के लिए। तो आप देखोगे कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो इन्होंने दो कंपाउंड्स बनाए। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मास की रेशो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मास की रेशो ये है। तो अब इन दोनों रेशो को हम कंपेयर करें अगर, तो इसमें आप देखो कि एक एलिमेंट ऐसा है कार्बन, इस कंपाउंड में भी और इसमें भी, इसकी मास तो फिक्स है दोनों कंपाउंड में ही। आप देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो मास की रेशो है वो 12 है। तो एक एलिमेंट ऐसा है इन दोनों कंपाउंड्स में जिसका मास फिक्स है, कितना 12 इन बोथ दीज टू कंपाउंड्स। अब रेशो बदली है तो किसकी बदली है, ऑक्सीजन के मास की रेशो बदली है। कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 पार्ट्स हैं मास के ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो मास है वो 13 पार्ट्स जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ। यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखो कि एक एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन, जिसका मास क्या है फिक्स। तो रेशो किसकी बदली, सिर्फ ऑक्सीजन की बदली है। तो ऑक्सीजन की रेशो आप देखोगे कि इन दो अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीजन की रेशो आप देखोगे, इस कंपाउंड में 16 पार्ट्स बाई मास हैं, इसमें आप देखोगे कि 32 पार्ट्स बाई मास। तो हमें ये रेशो कंपेयर करनी है। तो रेशो है बेटा 16:32 और ये रेशो मास की है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1:2 लिख सकते हो। ये रेशो कैसी है, सिंपल वोल नंबर रेशो है। ये एग्जांपल देखो। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब कोई दो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करके दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनाएं, जिनमें एक एलिमेंट का मास रहेगा फिक्स
जैसे कि कार्बन है इन दोनों कंपाउंड में, और जो दूसरा एलिमेंट बच गया ऑक्सीजन, उसकी अलग अलग कंपाउंड में एक दूसरे के साथ जो मास की रेशो होगी ना वो सिंपल वॉल नंबर रेशो होगी। ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे एक बार देखो। डिफाइन मैं इसको कर रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ और एग्जांपल इसके मैं बताऊंगा। तो लॉ ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा, when two elements combine to form two or more chemical compounds, in which mass of one of element जब कोई दो एलिमेंट, when two element combine to form two or more than two chemical compounds in which mass of one of the element which combine with fixed mass of other will show simple ratio to each other in different compounds। देखोगे एक बार दोबारा, जब कोई दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आपको बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो कंपाउंड बने थे जब दो एलिमेंट रिएक्ट किए थे आपस में, उनमें से इन विच मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जैसे इस पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि कार्बन का मास फिक्स था, इन विच मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर। जैसे फिक्स मास किसका था, कार्बन का, तो मास की रेशो जो ऑक्सीजन की थी दो अलग अलग कंपाउंड में, वो कैसे थी, सिंपल रेशो टू ईच अदर। और एग्जांपल देखेंगे बेटा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि सल्फर और ऑक्सीजन, आपके पास दो एलिमेंट है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, सपोज इसने कंपाउंड बनाया सल्फर डाइऑक्साइड और एक कंपाउंड बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर एंड ऑक्सीजन दीज आर टू एलिमेंट्स, जब ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, कंपाउंड बनेंगे, सपोज ये दो कंपाउंड बने इनके, इनमें आप देखोगे कि मास की रेशो देखनी है हमें। इसमें आप देखोगे कि सल्फर का जो मास नंबर होता है बेटा वो है 32 और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16। तो इसमें जो सल्फर के मास हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कितना है 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ सल्फर। 32 हिस्से मास के सल्फर के जुड़े हुए हैं किसके साथ 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो 32 हिस्से मास के सल्फर के जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है बाय केमिकल रिएक्शन विद 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इन दोनों की मास की रेशो है जो आपस में जुड़े हुए हैं सल्फर और ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में देखेंगे सल्फर का मास नंबर कितना है 32, मास नंबर सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन आप देखोगे ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम है, एक ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में आप देखोगे 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर इज कंबाइंड विद 48 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दो अलग अलग कंपाउंड में आप कंपेयर करेंगे इन मास की रेशो की। एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स रखना है, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में देखोगे किस एलिमेंट का मास फिक्स है बेटा, सल्फर का मास फिक्स है दो अलग अलग कंपाउंड में, रेशो बदली है तो मास की ऑक्सीजन की बदली है। सल्फर डाइऑक्साइड में 32 पार्ट्स बाई मास है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में 48 पार्ट्स बाई मास है। तो इन दोनों की मास के रेशो के हमें कंपेयर करना है 32 और 48। ऑक्सीजन की मास की रेशो चेंज हुई है तो इन दोनों के बीच में रेशो कैसी हुई है 2:3, जो कि क्या है
सिंपल वोल नंबर रेशो है। तो ये डिफाइन जो यहाँ पे किया है एक बार दोबारा फिर देखेंगे। जब कोई दो एलिमेंट रिएक्ट करके दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनेंगे, उनमें से एक एलिमेंट का मास तो रहेगा फिक्स, जो दूसरा एलिमेंट बच गया, जैसे सल्फर का मास फिक्स है दो कंपाउंड में, जो ऑक्सीजन बच गया अलग अलग कंपाउंड में, उनकी मास की रेशो आपको तुलना करनी है। वो कैसी रहेगी? सिंपल वोल नंबर रेशो रहेगी। ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं इसमें दो दो कंपाउंड बने हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ जिसमें आप देखोगे कि दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड ही बना सकते हैं। देयर आर टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जब आपस में केमिकल रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड बनाते हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। एक कंपाउंड ये बना नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड। एक कंपाउंड बना इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड हो गया। तीसरा कंपाउंड है इसमें डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O3। फोर्थ कंपाउंड है इसमें N2O4। फिफ्थ कंपाउंड है इसमें N2O5। तो आप देखोगे बेटा, जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं केमिकली तो इन्होंने 5 कंपाउंड बनाए। तो आपको क्या देखना है कि एक एलिमेंट का मास तो रखना है फिक्स सभी कंपाउंड में जितने भी हो। दूसरा एलिमेंट जो बच गया अलग अलग कंपाउंड में, उनके मास के रेशो कंपेयर करना है आपको। जैसे इसमें देखोगे नाइट्रोजन जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का मास नंबर आप देखो, यहाँ देखें ऑक्सीजन का मास की रेशो आप देखो, इन अलग अलग कंपाउंड में आप देखोगे नाइट्रोजन का मास एक एटम का होता है 14, तो दो एटम है तो कितना मास हो गया 28। और ऑक्सीजन की मास की रेशो इसमें कितनी है 16, क्योंकि एक ही एटम है। इस कंपाउंड में देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड में एक ही एटम है नाइट्रोजन का, तो 14 इसका मास नंबर है, 16 यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाता है। तीसरा जो कंपाउंड है दो एटम है नाइट्रोजन के, एक का 14 होता है मास नंबर, तो दो का कितना हो गया 28। 3 ऑक्सीजन है तो इसमें हो गया बेटा इसका 48, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16। इस कंपाउंड में देखेंगे दो एटम है तो वही फिर हो जाता है 28। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम है, 16 × 4 64। नेक्स्ट देखोगे कि नाइट्रोजन N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, मास नंबर नाइट्रोजन का 28 है, ऑक्सीजन के 5 एटम है तो कितना हो गया 80 हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट का मास जिसमें फिक्स हमें रखना होता है। सपोज मैं एक नाइट्रोजन के एटम का मास फिक्स कर देता हूँ। नाइट्रोजन के एटम का मास हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। फिक्स कितना कर दिया 14 कर दिया। तो नाइट्रोजन का मास नंबर अगर 14 हो जाएगा इसमें, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा बेटा उसी रेशो में बदलेगा। अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो अगर मैं ये कहूँगा कि ये 14 ग्राम है तो ये 8 ग्राम हो जाएगा, उसी रेशो में जुड़े होते हैं मास आपस में एटम्स के। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का मास मैं 14 करता हूँ जो कि हाफ हो गया, तो जो ऑक्सीजन का मास है, अब आप देखोगे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाफ हो गया 16 का। इसमें 14 हमने मास फिक्स कर दिया 14, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा इतना ही रहेगा। यहाँ मास कितना कर दिया 14 कर दिया, तो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा इसका हाफ हो जाएगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं 14 करूँगा तो इसका हाफ हो गया 24 हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का मास जो 28 था फिक्स कर दिया, सभी में फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में देखोगे नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 40। यानी कि जो ये 5 कंपाउंड बने हैं, जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इन 5 कंपाउंड में ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मास की रेशो है इन अलग अलग कंपाउंड में। मैंने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया सभी कंपाउंड में, जो 5 कंपाउंड है। फिर मैं तुलना कर रहा हूँ मास की रेशो की, जो कि कौन सा एलिमेंट बच गया ऑक्सीजन बच गया। फिर तो ऑक्सीजन की जो मास की रेशो आई ना इन 5 कंपाउंड में ये आई। और ये रेशो कैसी है आप देखोगे, ये रेशो अगर आप इसको तुलना करो 8 16 24, ये रेशो देखो आप 8 16 24 32 एंड 40, तो आप इसको लिखोगे
1:2:3:4:5, 8 के मल्टीपल्स हैं। तो ये जो रेशो आई बेटा, ऑक्सीजन की मास की रेशो आई है 5 कंपाउंड में, और कैसे है ये, सिंपल बोल नंबर रेशो आई है। तो ये हमारा लॉ प्रूव हो जाता है इन एग्जाम्पल से। नेक्स्ट लॉ है आपका, ये आपका थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बेटा नेक्स्ट हमारा लॉ है केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यहां आप एक बार नजर डालो इसमें। अब से पहले जितने लॉ हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और आज ये लॉ हमने जो पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉ केमिकल रिएक्शन के हमने डिस्कस किए हैं। और इन सभी में हमने एलिमेंट्स का मास के बारे में जिक्र किया है, वॉल्यूम कहीं डिस्कस नहीं हुआ इसमें। तो ये जो साइंटिस्ट है गे-लुसेक्स, इसने एक्सपेरिमेंटली पढ़ा था, स्टडी किया था कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज में हो तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे वॉल्यूम में। तो ये जो लॉ है हमारा, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। अब से पहले जो हमने लॉ पढ़े वो मासेस के रिस्पेक्ट में थे। मास किसका, एलिमेंट्स का। तो यहां हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। देखो पहले एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद में इसके डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे एग्जांपल देखो कि मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन H2 गैसीय स्टेट में, बैलेंस भी मैं इसको कर देता हूं, प्लस ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाता है। ये 2 मोल ऑफ H2, सपोज मैं कह रहा हूं ये भी गैसीय स्टेट में। तो ये दोनों रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट तीनों किस में है, गैसीय स्टेट में है। तो अब आप देखोगे कि जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके कितने वॉल्यूम में लिखूं, 2 इसका कोफिशिएंट है बेटा, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके 2 वॉल्यूम, 2 मोल भी कह सकते हैं, बट यहां वॉल्यूम के लिए हमारा हाइड्रोजन गैस के 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो वाटर जो बना गैसीय स्टेट में, इसके कितने वॉल्यूम बने, इसके 2 वॉल्यूम। देखो मास भी हो सकता है, बट ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, गैसेज रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट एंड, ये दोनों रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये गैसीय स्टेट में आपके हैं, क्योंकि गैसेज का केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि गैसेज भी आपस में रिएक्ट करेंगी। तो उसको वॉल्यूम की टर्म में कैसे पढ़ा जाए, हाइड्रोजन गैस के 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस का 1 वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 वॉल्यूम। तो इन तीनों की रेशो देखो आप, 2:1:2, ये रेशो कैसी है, सिंपल बोल नंबर रेशो है। और एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन गैस है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये 2 मोल अमोनिया बनाएगा गैसीय स्टेट में। तो ये नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का। एक कंटेनर है आपके पास, इसमें गैसेज हैं, कितना वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम। एक आपके पास कंटेनर है, इसमें गैस है आपके पास हाइड्रोजन, उसका कितना वॉल्यूम, उसका 3 वॉल्यूम। इसके 3 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता लग रहा है, बैलेंस कर रखिए बेटा। तो इस गैस जो यहां पे बनी अमोनिया गैस, इसमें अमोनिया गैस बनी, इसके कितने वॉल्यूम बने, 2 वॉल्यूम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसीय स्टेट में है। इनके वॉल्यूम की रेशो देखो आप, कितनी रेशो है, 1:3:2। कैसे है बेटा, सिंपल बोल नंबर रेशो में है। तो अब ये जो गे-लुसेक्स लॉ है, ये क्या कहता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में हो, जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, कैसे हो, गैसीय स्टेट में हो, जिस रिएक्शन की कंडीशन आपने रखी है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंडीशन आपको सेम रखनी है। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने रिएक्टेंट को रखा है, उतने ही टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रोडक्ट के लिए भी रिएक्शन को पढ़ा है आपने। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो वॉल्यूम में रिएक्शन करेंगी। व्हेन गैसेज रिएक्ट, जैसे ये गैस और ये गैस आपस में रिएक्शन की इन्होंने किया, तो कैसे, वॉल्यूम में। भाई इसके इतने वॉल्यूम, इसके इतने वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रही है, इतने वॉल्यूम प्रोडक्ट के बने। जैसे ही इसमें भी देख लो,
नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम अमोनिया के बनाता है। तो ये ला क्या कहता है कि जब गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी वो वॉल्यूम में करेंगी, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी वॉल्यूम में ही हम पढ़ेंगे, और जो रेशो रहेगी गैसेज की आपस में और प्रोडक्ट के साथ वो सिंपल वॉल नंबर रेशो रहेगी। कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेशो है ये सिंपल वॉल नंबर रेशो है, ये जो रेशो है ये कैसी है, सिंपल वॉल नंबर रेशो है। तो ये ला ये कहता है कि जब गैसेज रिएक्ट करेंगी तो वॉल्यूम में करेंगी और प्रोडक्ट भी वॉल्यूम में ही बनेगा, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रेशो रहेगी वॉल्यूम की वो सिंपल वॉल नंबर रेशो रहेगी। अब मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, एक बार ध्यान से देखो। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना, आपको एग्जाम्पल देख के डेफिनेशन खुद बना लेनी है। तो गिब्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन गैसेज रिएक्ट, व्हेन गैसेज रिएक्ट, गैसेज जब आपस में रिएक्शन करेंगी, दे रिएक्ट इन वॉल्यूम या दे डू सो इन वॉल्यूम। कैसे हम वो रिएक्शन करेंगी, वॉल्यूम में, विच शो सिंपल रेशो टू ईच अदर, and also to volume of products, provided that all measurements are studied under similar condition of temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक बार दोबारा देखेंगे कि जब गैसेज रिएक्ट करेंगी आपस में, कैसे रिएक्ट करेंगी, वॉल्यूम में, और वो क्या शो करेंगी एक दूसरे के साथ, रिएक्टेंट की है ये रेशो, कि जब गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी वो कौन सी रेशो शो करेंगी आपस में, सिंपल रेशो, एंड वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनके साथ भी सिंपल रेशो शो करेंगी, कि जब गैसेज रिएक्ट करेंगी कैसे रिएक्ट करेंगी, वॉल्यूम में, और रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में सिंपल रेशो रहेगी। यही लिखा है कि विच शो सिंपल रेशो टू ईच अदर एंड आल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, बट कंडीशन क्या है, ऑल मेजरमेंट आर स्टडी अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक एग्जाम्पल और देखेंगे बेटा, जैसे लिखा हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, इसने 2 मोल HCl के यहाँ पे बनाए हैं और ये गैसी स्टेट में है जैसे, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम बनाता है। तो ये भी गैसी स्टेट में है, ये भी गैसी स्टेट में है। रिएक्टेंट के बीच में रेशो कैसे है, सिंपल है, वॉल नंबर रेशो है। प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल वॉल नंबर रेशो शो करेंगे, यानी कि इन तीनों के बीच में, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रेशो कैसी है, सिंपल वॉल नंबर रेशो है। यही लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये हमारे गैसेस के लॉ, गैसेस का लॉ था गे-लुसैक्स लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन गैसेस रिएक्टेंट, और इसी के साथ हमारे जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है बेटा वो कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल भी आप करके देखोगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रहेगा एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।